नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सिंह। आज मैं आपसे बात करूंगा हाल ही में घटी एक दिल्ली में जो घटना है जिसमें यूपीएससी के 3 एस्पिरेंट श्रेया, तान्या और नेविन ने एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना में अपनी जान गंवा दी। आखिर कौन है इस तरह की घटनाओं के लिए जिम्मेदार? सिस्टम के पुजारी, राजनेता या हम स्वयं, जो इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं में स्वयं को बार बार झोंकने के लिए मजबूर हैं? जानेंगे इस वीडियो के अंत तक हम एक एक घटना के पीछे का कारण और उसके निवारण को। सर्वप्रथम तो इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में जान गंवाने वाले हमारे तीनों भाई बहन श्रेया, तान्या और नेविन को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर इनके पेरेंट्स को इस दुख भरी घड़ी में शक्ति, साहस और सामर्थ्य प्रदान करे कि वो खुद को संभाल पाए। दोस्तों, सच सिर्फ वो नहीं होता है जो सुनाई या दिखाई पड़े। सच दुनिया की वो सच्चाई है जिसे देखने या सुनने के लिए हमें निष्पक्षता, निडरता और वास्तविकता के ट्रायंगल पर केंद्रीभूत होना पड़ता है। मीडिया जो दुनिया की आंखें खोलने का काम करती है, मीडिया जो सच को घटित होने से पहले सच्चाई सबके सामने लाने का काम करती है, परंतु सच्चाई और दुर्भाग्य ये है कि मीडिया की आंखें कई आंखें बंद होने के बाद खुलती हैं और सच आंख में आंच लगने के बाद सामने आता है। मीडिया पहले राजनेताओं के गुणगान गाती है और फिर दुर्घटना होने के बाद नेताओं को और सिस्टम को धीमी आवाज में मीठी मीठी गालियां देती है, ताकि आम जनता का विश्वास देश के चौथा पिलर कहे जाने वाले मीडिया पर बना रहे और मीडिया हमारे इस विश्वास की आंच पर अपनी टीआरपी की रोटियां सेकती रहे। मीडिया जो देश का चौथा पिलर कहा जाता है, वही मीडिया देश में जिंदगी के कई पिलर टूटकर धराशायी होने के बाद उसे होश आता है कि हमारा काम देश की वास्तविकता की निष्पक्ष तस्वीरें दिखाना है, ना कि राजनेताओं पर चुटकुले छोड़ना और उनके गिद्धचील जैसे झगड़े पर प्रकाश डालना है। ऐसा नहीं है कि देश में ये पहली ऐसी घटना है जब सबकी नजरें इस पर टिकना चाहिए या भ्रष्टाचार की वास्तविक हकीकत सबके सामने लाना चाहिए। ऐसी घटनाएं हमारे देश में समय समय पर ट्रेंड बनती है और हमारे देश में मीडिया के व्यापारी, राजनेता, युवा नेता अपनी अपनी समझदारी और वफादारी का बैंड बजाते हैं और दुनिया के सामने एक तमाशा दिखाते हैं कि देखिए हम देश के कितने बड़े हितैषी और जिम्मेदार नागरिक या इकाई है कि संकट और विपत्ति की घड़ी में सबसे आगे खड़े हैं। अगर हम बात करें शिक्षा की इंडस्ट्री की, तो दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं बचा है जो अपने आप में एक इंडस्ट्री ना बन गया हो, चाहे वह शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, धर्म हो या राजनीति, जो भी हो। जहां भी मांग और पूर्ति का खेला शुरू होता है, वहीं से इंडस्ट्री का झमेला शुरू हो जाता है और इस झमेले में देश का गरीब और आम आदमी अपना फटा झोला लिए अकेला खड़ा हो जाता है। इंडस्ट्री कोई भी हो, मीडिया से लेकर विकिपीडिया तक, चाय वाले से लेकर न्याय वाले तक और कफन वाले से लेकर शांत बना देने वाले तक, सभी फिक्रमंद उस गरीब की चिता की आंच पर अपनी अपनी रोटियां सेकने लगते हैं और खुद को इंसानियत का पुजारी और मानवता का रखवाला सिद्ध करने में लग जाते हैं। समझ नहीं आता कि सिस्टम और देश की चिंता करने वाले सारे पुजारियों को सिस्टम की खामियां चिता पर चीख पुकार होने के बाद ही क्यों सुनाइयां दिखाई पड़ती हैं। अगर ये सच में सिस्टम के शुभचिंतक और देश के सच्चे देशभक्त हैं, तो ये पहले ही सिस्टम की कमियों पर प्रकाश डालकर उन्हें दुरुस्त क्यों नहीं करवाते? क्या पहले ये लोग भांग के नशे में चूर किसी बुरी घटना के होने का इंतजार करते रहते हैं ताकि कोई ऐसी घटना हो और हम वहां सिस्टम के शुभचिंतक और जनता का नेता बनकर पहुंच जाए वाहवाही लूटने और टीआरपी बटोरने? आप देखेंगे कि जितने भी इस सिस्टम को भला बुरा बोलकर अपनी इंडस्ट्री और अपने स्वार्थपूर्ण उद्देश्य की रोटियां सेक रहे हैं या अपने आप को देश का हितैषी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वही एक हफ्ते बाद इस सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे और सिस्टम की खामियों के चिट्ठे को एक बक्से में बंद करके गंगा में डाल देंगे और फिर किसी दूसरी घटना का इंतजार करेंगे उसका तमाशबीन शुरू करने का। अभी कुछ दिन पहले तक लगभग सभी मीडिया चैनल अपने अपने चैनल पर विकास द्विवेदी सर का जो लेटेस्ट इंटरव्यू था उसके क्लिप चलाकर अपने अपने चैनल की व्यूज बढ़ा रहे थे और अब उन्हें ही इस घटना का केंद्र बिंदु बनाकर उन्हें इस घटना का बलि का बकरा बना दिया है, क्योंकि ये जानते हैं कि ये एक चर्चित चेहरा है और इस चेहरे को दिखा करके या इनका नाम लेकर के ही कई सारे व्यूज बटोर करके एक अच्छा मोटा पैसा कमाया जा सकता है। बस दुर्भाग्य इतना है कि जिस ओल्ड राजेंद्र नगर या मुखर्जी नगर में ये घटना घटी, वहां पर उनका कोचिंग सेंटर पड़ता है और इन्हीं कारणों से बेसमेंट में उनकी क्लासेस चलती थी, जबकि उनके पास हर एक चीज का एनओसी है और वो लगभग हर इस तरह की घटना के लिए पहले से अपनी एक तैयारी करके बैठे हुए थे।
लेकिन नहीं, सबको तो ये एक अच्छा मौका मिल गया दृष्टि आईएएस के बेसमेंट को सील होने के बाद खुद को एक अच्छा युवा नेता बनाने का और व्यूज बटोरने का। इसलिए सबने इस घटना के बाद दृष्टि आईएएस को अपना जमावड़ा बना लिया, जबकि जिस राओस आईएएस इंस्टीट्यूट में ये घटना घटी उसका कोई जिक्र ही नहीं कर रहा। पर दृष्टि आईएएस इसलिए क्योंकि यहाँ आंच अच्छी उठेगी और रोटियां ज्यादा सिक जाएंगी। इस आग के खत्म होने के बाद किसी को नहीं मतलब कि क्या सिस्टम, क्या खामी, क्या कमी, क्या आम आदमी का दर्द, क्या तकलीफ। फिर कोई दूसरी आग ढूंढेंगे और एक नई घटना का इंतजार करेंगे और एक नया अवसर खोजेंगे। हमारे देश में हर तरफ सिस्टम में कमियां हैं और जब तक सिस्टम में ये कमियां रहेंगी, भगवान ना करे इस तरह की घटनाएं हो, पर हमें फिर भी सतर्क और जागरूक रहने की जरूरत है। जब तक सच में मानवता के पुजारी, ईमानदार अधिकारी, राजनेता और हमारे देश का चौथा पिलर कहा जाने वाला मीडिया अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, जब तक हमारे देश का युवा सोशल मीडिया की चकाचौंध और भीड़ की भेड़चाल से बाहर निकलकर खुद को जिंदगी की असली कसौटी पर ठीक से नहीं कसता, तब तक इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हमारे देश का दुर्भाग्य बनती रहेंगी और हम ऐसी शर्मनाक घटनाओं का भांडा एक दूसरे के सर पर फोड़ते रहेंगे और शोर शराबा करने वाले और ऐसी आंच पर अपनी स्वार्थपूर्ण रोटियां सेकने वाले स्वार्थी लोग पैदा होते रहेंगे और मीडिया अपने व्यूज बटोरता रहेगा और हम वहीं पास खड़े होकर ये सब तमाशा देखते रहेंगे, इस उम्मीद में कि ना जाने ये देश का सिस्टम कब बदलेगा और कब ये देश अपनी स्वच्छ और पारदर्शी व्यवस्था पर गर्व करेगा। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की बहुत सुंदर लाइन है, हम बदलेंगे युग बदलेगा, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा। हमारे देश में युवाओं को सबसे पहले जागरूक होने की जरूरत है, तभी हम अपने देश को विकसित भारत और दुनिया का विश्व गुरु बनाने की संकल्पना को साकार कर पाएंगे। धन्यवाद।